हाँ जी। तो एआईपीजीईटी बैच के अंदर अपन बात करेंगे सुश्रुत सूत्र स्थान के पहले चैप्टर की वेदोत्पत्ति अध्याय। वेदोत्पत्ति अध्याय जो है वो सूत्र स्थान का पहला चैप्टर जिसमें से क्वेश्चन आते हैं इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बताना चाहूंगा अपने जो पढ़ने का जो पैटर्न रहेगा वो अपन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे जिसको अपन 3 स्टार चैप्टर्स अपन बोलेंगे जो अपन पहले करेंगे। सबसे पहले जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जहाँ से हर साल जो है वो क्वेश्चन आते ही हैं वो वाले चैप्टर अपन पहले कंप्लीट करेंगे पहले फेज में। जैसे कि अगर मैं सुश्रुत सूत्र स्थान की बात करूं तो इसमें जो है अपन 1 से लेके 27 तक अपन पहले कवर करेंगे। फिर उसके बाद में 2 स्टार चैप्टर्स को लेंगे जिसमें से अल्टरनेट ईयर्स पर आते हैं या फिर उससे थोड़े कम चांस होते हैं आने के, तो वो अपन बाद में सेकंड फेज में लेंगे, है ना, जिसमें कुछ चैप्टर्स और ऐड हो जाएंगे। फिर जो लास्ट में बचे हुए चैप्टर्स होते हैं जिनमें से शायद आ सकते हैं 2-3 साल में एक बार क्वेश्चन उनमें से देखने को मिल जाते हैं जिनके बहुत कम चांस है, उसको अपन थर्ड फेज में लेंगे जिनको अपन सिंगल स्टार से डिनोट करेंगे। और ये जो स्टारिंग वाला सिस्टम है ये आप जैसे ही ऐप में जाओगे तो टॉपिक के नाम के साथ आपको दिखेंगे 3 स्टार 2 स्टार 1 स्टार, तो जो भी चैप्टर रहेंगे उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो उससे जैसे आप रिवीजन भी करने जाओगे तो आपको रहेगा कि भाई अपने को कौन सी चीजें पहले पढ़नी है कौन सी चीजें बाद में पढ़नी है। ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं अपन वेदोत्पत्ति अध्याय। सबसे पहले बात आती है भाई संसार का प्राचीनतम वेद कौन सा है। तो ऋग्वेद बात करते हैं, तो प्राचीनतम वेद कौन होता है भाई, ऋग्वेद होता है। यहाँ पे जो बातें होंगी वो बेसिक स्टूडेंट के लिए भी रहेंगी, ऐसे नहीं है कि बहुत तेज, ऐसा नहीं है, या फिर बहुत स्लो, ये काफी सफिशियंट मटेरियल रहेगा। दूसरी बात करते हैं अपन धनवंतरी की उत्पत्ति किससे हुई है, तो अपन कहते हैं भाई धनवंतरी जो है वो धनु से जो है अर्थ होता है शल्य। धनु का अर्थ होता है शल्य। तो यहाँ पे जो है धनवंतरी, धनु का अर्थ हो गया शल्य, धनवंतरी की उत्पत्ति जो है वो समुद्र मंथन से होती है। और निमि की उत्पत्ति दोनों ध्यान में रखना, निमि अपन साला के तंत्र में पढ़ते हैं, मृत देह के मंथन से निमि की उत्पत्ति होती है। अगली बात आती है काशीराज दिवोदास धन्वंतरी। तो पहला तो यही कि भाई धन्वंतरी का पूरा नाम क्या है, तो अपन कहेंगे काशीराज दिवोदास धन्वंतरी। जो धन्वंतरी थे उनके शिष्य कौन हुए, तो अपन कहते भाई औपधिनव, वेतरण, औरभ्र, पोष कलावत, करवीर्य, गोपुर रक्षित, सुश्रुत। ठीक है, तो ये 7 जो थे उनके प्रधान उनके शिष्य हुए थे। देखो थोड़ा सा मैं आपको आयुर्वेद अवतरण की बात अगर अपन करें तो अपन BDAI से याद करते हैं, ब्रह्मा, दक्ष प्रजापति, अश्विनो कुमार और इंद्र। इसके बाद में 2 डिपार्टमेंट बनते हैं, है ना, और भी 3 भी मान सकते हैं लेकिन जनरली अपन कहते हैं भाई 2 बन गए। एक काय चिकित्सा वाले जो अपन कहते हैं भाई भरद्वाज ऋषि इंद्र के पास में गए थे, फिर उनके बाद में आत्रेय आते हैं, और फिर अपन कहते हैं भाई आत्रेय के जो है वो 6 शिष्य हो जाते हैं। ठीक है, अग्निवेश वगैरह वो अपन पढ़ते हैं। इधर बात करते हैं इंद्र के बाद में यहाँ पे धनवंतरी आ जाते हैं, और धनवंतरी के फिर जो है वो 7 शिष्य हो जाते हैं जो अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया, एक पूरा सीक्वेंस हुआ आयुर्वेद अवतरण का, तो वो अपन जानते हैं, यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे। यहाँ पे 2 चीज आती है भाई, काशीराज दिवोदास धनवंतरी के आपसे सीधा पूछे कितने शिष्य, तो 7 शिष्य प्रधान था, लेकिन अगर वहां पे 12 भी अगर ऑप्शन में तो अपन 12 टिक लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो गए OOPS KVG, ऐसे याद करो, उप्स KVG ऐसे करके याद करोगे तो हो जाएगा। तो औपधनेव और अभ्र तो ओ हो गया, पी से पोष कलावत हो गया, एस से जो है वो अपना सुश्रुत हो जाएगा, और KVG से करवीर्य, वेतरण और अपना गोपु रक्षित हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में 7 और हैं, ये भोज, निमि, कांकायन, गार्गे, गालो। अब यहां से इतने बहुत क्वेश्चन नहीं आते हैं लेकिन थोड़ा सा अपने को आइडिया होना चाहिए। अब इंपॉर्टेंट पार्ट अपना आ गया, यहां से बात आती है रोग भेद की। अब ये चीज आपको ध्यान में रख लेना, कई जगह काम आएगी। सबसे पहले आता भाई सारंगधर ने रोग भेद कितने बताए, कितने रोग के प्रकार बताए हैं। ठीक है, कितने, 4 प्रकार के। उन्होंने कहा भाई रोग कैसे हो सकते हैं, स्वाभाविक हो सकते हैं, आगंतुक हो सकते हैं, कायिक हो सकते हैं और अंतरा हो सकते हैं। साका याद कर लेना, SAKA, साका। ठीक है, तो ये क्या हो गया, स्वाभाविक, आगंतुक, कायिक और अंतरा। ठीक है, ये ट्रिक भी याद रखना। साका से मैं एक चीज और याद करवाऊंगा, तो जिस दिन अपन ये साका पढ़ेंगे ना मैं पूछूंगा कि एक और अपन ने साका कहाँ पढ़ा था, तो अपन ने कहा भी स्वाभाविक, आगंतुक, कायिक। अंतरा जो है ना वो मानसिक रोगों को कहा जाता है। अंतरा किसको कहते हैं, मानसिक रोगों को बोलते हैं अंतरा।
ठीक है, तो ये अपने को ध्यान में रखना है। सारंगधर ने कितने बताए? 4 बताए। सुश्रुत ने रोगों के भेद कितने बताए? 3 बताए हैं। नाम याद कर लेना, NAM, निज, आगंतुक और मानसिक। अब देखो यहां पे आपने बड़ा बहुत सुंदर लग रहा है, याद कर लिए। अब आएगा निम्नलिखित में से कौन से रोग का भेद जो है वो आचार्य चरक ने नहीं माना है? पहला ऑप्शन आएगा निज, दूसरा ऑप्शन आएगा आगंतुक, तीसरा ऑप्शन आएगा मानसिक, ठीक है, चौथा ऑप्शन आएगा शारीरिक। अब कंफ्यूज हो जाओगे, पहले आपको पूरा याद था लेकिन अब गलत हो गया आपका। आप निज करोगे या शारीरिक करोगे? तो शारीरिक जो है वो देखो यहाँ पे नहीं है। कौन कौन से हैं? निज है, आगंतुक है और मानसिक। ठीक है, अब देखो इसके बाद में अगली जो चीज अपनी आती है ये हो गए निज, आगंतुक और मानसिक अपन कहेंगे। एक और बताते हैं, यहां पे अगर गिनती पूछे तो आपको 3 ही बताना है। चरक ने कितने? 3 ही बताए। लेकिन एक चीज और आती है, चरक कहते हैं स्वभावो निष्प्रतिक्रिय, वो स्वाभाविक रोगों की बात भी बताते हैं लेकिन उनको यहां काउंट नहीं किया है। ठीक है, ये अपन चरक पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा। लेकिन आपसे पूछे चरक ने कितने प्रकार के रोग माने? 3 बता दोगे। तो वो कहते हैं भाई स्वाभाविक रोग जो है वो निष्प्रतिक्रिय मतलब अचिकित्सीय होते हैं। स्वाभाविक रोग स्वभाव से ही निष्प्रतिक्रिय होते हैं, जिनकी चिकित्सा नहीं होती। तो चरक ने स्वाभाविक रोग कौन कौन से बताए? स्वाभाविक का मतलब हो गया जो होंगे ही होंगे। तो जरा और मृत्यु बताते हैं, मतलब बुढ़ापा और मृत्यु। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है, इनमें काउंट नहीं करना है। अगला आता है सुश्रुत की बात करते हैं। सुश्रुत ने भी 4 प्रकार के ही रोग बताए हैं। ठीक है, रोगों के भेद 4 प्रकार के बताए, आगंतुक, शारीरिक, मानसिक और स्वाभाविक। अब ये देखो ध्यान रखना है। अब यहां पे क्या है, अंतरा अगर आ जाएगा और कायिक, तो अंतरा और कायिक ये इन्होंने थोड़े से अलग बता दिए, है ना। बाकी तो आगंतुक और स्वाभाविक तो है। यहां पे याद रखना है आशा का मान स्वाभाविक है, आशा का मान स्वाभाविक है। तो यहां पे देखो क्या क्या हो गया, आशा से आपको याद रखना है आगंतुक, सा से आपको शारीरिक हो जाएगा, ठीक है, मान से मानसिक हो जाएगा, मानस हो जाएगा और स्वाभाविक, ये 4 है। और जो आचार्य सुश्रुत ने स्वाभाविक रोग बताए हैं वो है क्षुत, पिपासा, जरा, मृत्यु और निद्रा, ये 5 बता दिए इन्होंने। तो ये रोगों का जो भी तामझाम है ना वो अपन ने लगभग जो है वो एक ही जगह पे अपन ने पढ़ लिया। ठीक है, तो ये रोग में सारंगधर के, चरक के, सुश्रुत के आपको याद होने चाहिए। अब मान लो इसके अलावा अष्टांग का कुछ आ जाए, ये तीनों भी याद रहेंगे तो काम हो जाएगा, और अष्टांग में भी अपन देख लेंगे, लेकिन एक बार अपन 3 चीजें अपन पढ़ ली। इसके बाद में अगला जो आता है वो अपन कहें भाई मानसिक रोगों की चिकित्सा बताइए आचार्य सुश्रुत ने। मानसा नाम तू शब्द आदि अरिष्टो वर्ग है सुखाव है। तो अपन याद करते हैं भाई मानस रोगों की चिकित्सा है ना, शब्द आदि आता है तो अपन कहते हैं वो सुश्रुत वाली बात होगी। और समाधि करके आएगा लास्ट में, समाधि करके आता है वो अपन कहते हैं चरक की है ना। वो मानसिक चिकित्सा किसकी है? चरक की है। और अगर परम करके आता है वो मानसिक चिकित्सा किसकी है? वाग्भट की। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान में रखना है। इसके बाद में आगे अपन बात करते हैं, आयुर्वेद की बात करेंगे। अथर्ववेद का उपांग किसने किसने बताया भाई? आयुर्वेद को अथर्ववेद का एक उपांग बता दिया चरक और हस्त्य आयुर्वेद ने। क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। अगला आता है ऋग्वेद का उपवेद किसने बताया है? ऋग्वेद का उपवेद व्यासकृत चरण व्यूह और संकरोक्त आयुर्वेद के जो ग्रंथ हुए उनमें जो है आयुर्वेद को ऋग्वेद का उपवेद बताया है। ऋग्वेद अपन ने देखा कि भाई सबसे प्राचीनतम क्या है? वेद है, ये सबसे पहले अपन ने बात की। तो ध्यान रखना है कि आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपांग किस किसने माना है? चरक और हस्त्य आयुर्वेद। आगे अपन बात करते हैं अष्टांग आयुर्वेद का क्रम। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी भी चीज को उस उक्त आचार्य ने कौन से स्थान पे बताया है ना, कौन से आयुर्वेद के अंग को। तो सबसे पहले बात करते हैं सुश्रुत ने। सुश्रुत का जो सीक्वेंस है वो आपको याद करना है, ससाक, भूको, अरवा। ठीक है, कि ससक, ससक क्या होता है? सस खरगोश को बोलते हैं। ये भूखा है, इसको अरवा दो। ठीक है, ऐसे करके याद कर सकते हैं। तो ससाक, बूको, अरवा। अब देखो इसमें क्या है, कोई भी आचार्य रहेगा, बात करते हैं सुश्रुत की, बात करते हैं चरक की, चाहे आप काश्यप की बात कर लीजिए, चाहे आप अष्टांग की या फिर वाग्भट की बात कर लीजिएगा। सबसे पहले ये वो चीज देंगे जो अपना है। भाई अपन किसी को अच्छा बताना हो तो अपने जो खुद का होगा उसको अपन सबसे अच्छी चीज बताएंगे, भाई ये मेरी चीज अच्छी है।
ठीक है, अपने घर वाले सबसे ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, तो मतलब अपनी चीज जो है उसको अच्छा बताएंगे। तो सुश्रुत की चीज कौन सी है भाई, शल्य वाली है, तो वो शल्य को बढ़िया बताएंगे। चरक की कौन सी चीज है, काय चिकित्सा है, तो वो उसको अच्छा बताएंगे। वाग्भट की बात करें, काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य दंष्ट्रा जरावसान, तो वो किसको बता रहे हैं, काय को पहले नंबर पे रख रहे हैं। वहीं अगर अपन काश्यप की बात करते हैं तो वो पहले नंबर पे कौमार वृत्ति को रखेंगे। तो वो तो कोई बड़ी बात रही नहीं है ना, कि पहले पे कौन क्या रख रहा है, वो तो अपना अपना वाला रखेंगे। बात आती है भाई बाकी चीजों को कौन कहाँ रख रहा है। अपन गए भाई चरक ने कौमार वृत्ति को कहाँ रखा, क्वेश्चन तो ये बन रहा है ना। दूसरा कोई पूछ रहा है सुश्रुत ने कौमार वृत्ति को कहाँ रखा, तो वो अपने को देखना है। तो आचार्य सुश्रुत की बात करते हैं, पहले उन्होंने शल्य रखा, फिर उन्होंने शालाक्य रखा, फिर उन्होंने काय चिकित्सा रखा है, और फिर भूत विद्या, कौमार वृत्ति, अगल तंत्र, रसायन तंत्र और वाजीकरण तंत्र। ठीक है, अब इसमें भी देखो रसायन और वाजीकरण कोई बड़ा मैटर नहीं है अगर अपन चरक सुश्रुत की बात करें, क्योंकि इन्होंने भी रसायन और वाजीकरण यहां बता दिए, इन्होंने भी यहीं पे बताया, हटा दीजिएगा। अब देखो पहले नंबर का भी कोई मैटर नहीं है, पहले नंबर पे इन्होंने शल्य बता दिया, इन्होंने काय चिकित्सा। याद क्या रखना है, पहली चीज ये देखो, कह रहा है कि सशाक सबसे पहले शल्य है, फिर शालाक्य और फिर काय चिकित्सा है। वहीं चरक की बात करते हैं वो कसास जस्ट उल्टा है, यहां से ऐसे चलेगा, किसका, चरक का। तो यहां पे सबसे पहले काय चिकित्सा, फिर शालाक्य और फिर जो है वो शल्य, ये ध्यान में रखना है। दूसरी चीज इसके बाद में आता है, ये बताते हैं सशक भूको, भूको से भूत विद्या हो जाएगा, तो उसे कुमार वृत्ति अपन कह सकते हैं, और अगत तंत्र। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या करते हैं, आचार्य चरक जो है वो अगत तंत्र ना बोल के उसको बोलते हैं विष गर विरोधिक परशमनम, विश्व गर्भ विरोधिक परशमन, ये बोलते हैं किसको भाई, अपन कहेंगे कि ये अगध तंत्र को विश्व गर्भ विरोधिक परशमन बोलेंगे। तो यहाँ पे जो है अगध की बजाय पहला क्वेश्चन तो यही बन जाएगा कि आचार्य चरक ने अगध तंत्र को क्या बोला है। उसमें ऑप्शन आपको दंष्ट्रा भी मिलेगा, ऑप्शन आपको अगध भी मिल जाएगा, विश्व गर्भ विरोधिक परशमन। ठीक है, ये चीज आपको, और इसका सीक्वेंस या फिर इसका नंबरिंग कहाँ, चौथे नंबर पे। ठीक है, अब देखो इसके बाद में ये भूत विद्या अपन कहेंगे भाई पांचवे पे, कौमार वृत्ति जो है वो छठवे पे। ठीक है, बाकी सातवां। तो यहाँ पे आपको याद रखना है ये भूत विद्या जो है वो अगत तंत्र से पहले लाते हैं। ठीक है, ये कौमार वृत्ति, तो ये ध्यान रखना है, भूको अरवा, और यहाँ पे विभू कोरवा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये सीक्वेंस क्वेश्चन कहां से बनेगा भाई, ये इन्हीं में से बनेगा, दो तीन नाम है यहाँ से बनेगा। इसके बाद में अगला आता है कि रसायन तंत्र नाम वय स्थापन आयुर्मेधा बलकरम रोग अपहरणम समर्थन। अब देखो यहां से अगला क्वेश्चन आता है कि भाई अपन ने देखो यहां से लेके जो भी पूरे आएंगे, काय चिकित्सा क्या है, शल्य क्या है, शालाक्य क्या है, तो वो चीजें अपन ने याद भी की है, वहां से कभी क्वेश्चन भी देखने को नहीं मिले। ठीक है, काय चिकित्सा वाले में से आया हुआ है कि सर्वांग संसृत नाम, सभी रोग जो है वो कहाँ, तो वो मतलब काय चिकित्सा का हो जाता है कि वो पूरे शरीर में सारे रोग रहते हैं। एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन वो भी अपन देख के कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं, रसायन की बात करें, वाजीकरण की बात करें, थोड़ा सा देख लेते हैं। रसायन का आया हुआ है कि रसायन तंत्र की परिभाषा है ना, इसी प्रकार सबकी बता रखी है। तो वय स्थापनम आयुर्मेधा बल कर्म रोग अपहरणम समर्थन। ठीक है, दूसरा आता है वाजीकरण, अल्प दुष्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम क्वेश्चन आते हैं। अल्प दुष्ट, क्षीण, विशुष्क, रेतस, आप्यायन, प्रसाद, उपचय, जननम, निमित्त। कह रहे भाई वाजीकरण क्या होता है, वाजीकरण कह रहा है कि जैसे मान लीजिएगा कोई अल्प शुक्र की समस्या हो, किसी को दुष्ट शुक्र की दिक्कत हो, किसी को क्षीण शुक्र की दिक्कत हो, या फिर किसी को विशुष्क शुक्र की समस्या हो, तो उनको जो है आप्यायन से, प्रसाद से, उपचय से, या फिर जनन की प्रक्रिया से अपन कर सकते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, वाजीकरण बोला जाता है। अब देखो क्वेश्चन यहां से आता है कि मान लीजिएगा अल्प शुक्र है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, उस कंडीशन में अपन आप्यायन करेंगे। आप्यायन बोले तो वीर्य की पुष्टि करेंगे। दूसरा आता है अगर भाई दुष्ट शुक्र की कंडीशन बन रही है, तो उस केस में अपन क्या करेंगे भाई, प्रसादन करेंगे। प्रसादन का तात्पर्य शोधन करेंगे। ठीक है, तीसरा आता है क्षीण शुक्र की बात करें तो उपचय करेंगे, और चौथा है विशुष्क शुक्र की बात करें तो जनन करेंगे, जिसको अपन विजन से याद रख सकते हैं। तो याद कैसे, अल्प शुक्र का आप्यायन, तो याद करेंगे अपन आ। ठीक है, अल्प शुक्र का क्या करेंगे, आप्यायन करेंगे। दुष्ट शुक्र का डीपीएस याद करेंगे, दुष्ट शुक्र है तो उसका अपन क्या करेंगे भाई, प्रसादन करेंगे। क्षीण शुक्र का उपचय करेंगे, और विशुष्क का जनन करेंगे।
ठीक है, तो जनन से याद करना विजन, विजन से याद करेंगे विशुष्क, और जन से जनन। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मैच द फॉलोइंग, मैचिंग का क्वेश्चन जो है यहाँ से आया गया है, हम आपको अवेलेबल भी कराएंगे, वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिएगा। आगे बात करते हैं, आयुर्वेद के आदिदेव कौन है? तो आयुर्वेद के आदिदेव जो है वो धन्वंतरी है, ध्यान में रखना है। आयुर्वेद की जगह आपको हो सकता है शल्य तंत्र से पहला आ जाएगा आयुर्वेद के आदिदेव, ठीक है, आयुर्वेद के आदिदेव ऐसा आ सकता है, स्टेटमेंट वन आ गई धन्वंतरी। दूसरा आ जाएगा शल्य तंत्र के आदिदेव, ऐसा कुछ करके आ जाएगा धन्वंतरी। अब आप आयुर्वेद से लगाओगे भी संपूर्ण, तो याद रखना ना, अपन पूजा करते हैं ना धन्वंतरी की, इसीलिए करते हैं, हालांकि वो शल्य तंत्र वाले में अपन देख रहे हैं, लेकिन मानते धन्वंतरी को क्योंकि वो आयुर्वेद के आदिदेव। फिर आता है अगला जो आता है, अन्न पान मूला किसके लिए टर्म यूज हुआ है? तो शारीरिक रोगों के लिए यूज हुआ है। तो शारीरिक रोग जो है किससे होते हैं? आपके अन्न पान से ही होते हैं, आप कैसा अपथ्य सेवन कर रहे हो, है ना, उन सब से हो गया। तो इसीलिए शारीरिक रोगों के लिए टर्म यूज होता है, वो क्या हो गया, अन्न पान मूल। ठीक है, अन्न पान मूला क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से भी। अब इसके बाद में अगला इंपॉर्टेंट जो अपन बात शुरू करते हैं, प्रमाण। और प्रमाण की भी उसी प्रकार से यहां बात करेंगे, आचार्य सुश्रुत की भी और आचार्य चरक की भी। तो सबसे पहले बात करते हैं सुश्रुत ने कौन कौन से प्रमाण माने हैं। देखिए, प्रत्यक्ष है, आगम है, अनुमान है, जानते हैं अपन। प्रत्यक्ष है, यहाँ पे आगम को ही आप्तोपदेश भी कहा जाता है, ये भी अपन जानते हैं, इन्हीं को शब्द कहा जाता है, ठीक है, तो ये सब अपन जानते हैं। लेकिन प्रत्यक्ष, आगम, अनुमान तो ठीक है, उपमान प्रमाण किसने माना है? तो उपमान प्रमाण जो है वो आचार्य सुश्रुत की देन है, ये ध्यान रखना आपने। ठीक है, उपमान प्रमाण जो है वो सुश्रुत की देन है। उसी प्रकार प्रत्यक्ष, आप्तोपदेश, अनुमान तक तो ठीक है, लेकिन युक्ति जो है वो किसकी, वो अपन कहेंगे आचार्य चरक की देन है, कि युक्ति को जो है प्रमाण में काउंट कौन करता है? आचार्य चरक करता है। नीचे आते हैं कि भाई ये प्रमाण जो है वो क्या करते हैं, चतुर्विध परीक्षा के लिए बोल टर्म लेते हैं, प्रमाण होते हैं। लेकिन अगर कहते हैं भाई रोग विशेष विज्ञान, रोग का ज्ञान करना हो, तो उसमें जो है वो आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान, ये तीन ही आएंगे, ये ध्यान में रख लेना। रोग विशेष विज्ञान के लिए आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान। अगला आता है शल्य तंत्र की प्रधानता में कारण। अपन कहते हैं भाई शल्य ही क्या होता है, शल्य तंत्र ही प्रधान है ना। अब भाई जो आचार्य सुश्रुत है वो अपना प्रधानता का कारण बताएंगे, सभी का वही बात है कि सबको जो है अपना अपना प्रधानता का कारण, इसीलिए प्रधान रखते हैं, मतलब पहले नंबर पे रखते हैं, है ना, तो वो तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन ये कह रहा है कि भाई क्यों इसको प्रधान बोल रहे हैं, इसका कारण ये बताते हैं कि आयास, इस टर्म में अपन याद रखेंगे आयास। सबसे पहले आसु क्रिया करनाथ, क्या करते हैं, आसु क्रिया करने वाले होते हैं ना, तुरंत। आंसू मतलब जल्दी से कार्य करने वाले होते हैं। मतलब आपने भाई कोई आपको मतलब ट्यूमर हो गया, ठीक है, कोई स्टोन हो गया, तो आप एक तो काय चिकित्सा में मेडिसिन लोगे, है ना। चिकित्सक आपको बोलेगा भाई आपको 6 मंथ तक मेडिसिन रेगुलर रखनी है और अपथ्य का सेवन नहीं करना है ना, कुछ चीजें बताएंगे भैया ये सब मत करो, मतलब आपको 6 महीने लगेंगे उसको क्योर करने में। लेकिन वही अगर अपन शल्य तंत्र की बात करें तो वो तुरंत कट लगाएंगे, निकाला आइटम को बाहर, ठीक है। अब आपको उसकी रिकवरी में 15 दिन लगेंगे, मतलब 1 महीने के अंदर अंदर आपका काम हो गया। तो ये क्या हो गया भाई, एक प्रकार से आशु क्रिया करनाथ। दूसरा कह रहा है यंत्र शस्त्र छार अग्नि प्रणिधानाथ, इसमें ये सब प्रयोग हो गए, यंत्र तंत्र सार, ये सब का, अग्नि का, इन सब का प्रयोग किया गया है। आगे आता है सर्वतंत्र सामान्यात चिकित्सा, तो इसमें क्या होता है भाई, सभी तंत्रों के समान चिकित्सा होती है ना। अब ऐसा नहीं है कि शल्य तंत्र अलग हो गया, मतलब जैसे मान लीजिएगा आपने एक स्टोन था उसको निकाला, आप उसको काय चिकित्सा से भी ठीक कर सकते हो, मतलब मेडिसिन से भी आप धीरे धीरे उसको ठीक कर सकते हो, और उसी चीज की चिकित्सा जो है वो ये भी करेगा। उसी प्रकार जैसे अर्श में भी अपन शल्य कर्म करवाते हैं, तो अर्श की चिकित्सा काय चिकित्सा में भी है और यहाँ पे भी है। मतलब जो काय चिकित्सा वाले या फिर बाकी तंत्र जो है चिकित्सा करते हैं, उसी की तरह ये भी उन्हीं डिजीजेस की क्या करता है भाई, ट्रीटमेंट करता है। तो आपको बस ये तीन शब्द ध्यान में रखने, आयास, आशु क्रिया करनाथ, यंत्र शस्त्र सार अग्नि प्रणिधानाथ, और सर्वतंत्र सामान्य। इसके बाद में अगली बात अपन देखते हैं कि सुश्रुत जो है वो क्या कहते हैं भाई, कि शल्य जो चिकित्सा है उससे आप वृत्ति कर सकते हो, वृत्ति कर होता है आप पैसा कमा सकते हो। वही चरक कहते हैं कि भाई चिकित्सा को जीविको उपयोगी का साधन नहीं मानना चाहिए। इसके लिए कुछ वो कोटेशंस भी देते हैं, वो बातें अपन बाद में करेंगे। लेकिन चरक कहते हैं भाई चिकित्सा से आपको पैसा नहीं कमाना है, और वहीं सुश्रुत कहते हैं कि भाई आप इससे पैसा कमा सकते हो। अब इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जहां से क्वेश्चन देखो पूछे जाते हैं बहुत बार। सबसे पहले लोक की बात करते हैं। आचार्य सुश्रुत कहते हैं लोक जो है वो 2 प्रकार का भी होता है और 5 प्रकार का भी होता है।
ठीक है, तो द्विविध लोक की बात करते हैं, स्थावर और जांगम, है ना, उसमें या तो प्लांट ओरिजिन वाले आइटम हो जाएंगे या फिर जांगम हो जाएगा। इसी प्रकार से पहला जो द्विविध, दो प्रकार का डिवीजन स्थावर और जांगम से कर दिया। दूसरा उन्होंने कहा या तो आग्नेय होगा या फिर सौम्य होगा। ठीक है, तो एक ये दूसरा डिवीजन कर दिया। इसी प्रकार से वो कहते हैं भाई पंचविध, तो पंचविध को या फिर पंचात्मिका भी कहा है, जो ये पंच महाभूत के आधार पे वो डिवाइड करते हैं। पंच महाभूत के आधार पे जो डिवीजन करते हैं उसकी बात हम कर रहे हैं। तो लोग जो है वो दो प्रकार का, द्विविध लोग के भेद पूछे तो कौन कौन से हैं, है ना, निम्नलिखित में से द्विविध के लिए सही कौन कौन है, तो पहला आ जाएगा स्थावर जांगम, ठीक है, दूसरा आ जाएगा आग्नेय साम्य, आग्नेय सौम्य, है ना, तीसरा आ जाएगा स्वेदज रायुज, ऐसे करके कुछ दो दो ही कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है स्थावर जांगम और आग्नेय सौम्य, ये जो है वो द्विविध लोक के भेद हो जाएंगे, और पंचविध वाले पांच महाभूतों के हिसाब से। अगला आता है भूतग्राम। भूतग्राम का मतलब क्या हो गया, वही जो भूत है, भूत मतलब जीव, जीव जिसको अपन कह सकते हैं। तो जीव कैसे कैसे हो सकते हैं भाई, भूत अपन बोलते हैं ना भाई, है ना। तो भूतग्राम जो है वो जीव होगा। जीव होगा तो कौन सा भाई, स्वेदज हो सकता है, जरायुज हो सकता है, अंडज हो सकता है, ओदभिद हो सकता है। तो जो स्वेदज होगा अपन कहेंगे भाई स्वेद, स्वेद से उत्पन्न हो रहे हैं जैसे कृमि हो गए। फिर अपन कहें जरायुज होगा तो जरायु से उत्पन्न हो रहा है जैसे कि पुरुष हो गया। ठीक है, अंडज होगा जैसे कि सर्प है, और ओदभिद मतलब जो भूमि को फाड़ के बाहर आ रहा है जैसे कि मेंढक हो गया, है ना। ये अपन एक एग्जाम्पल के तौर पे अपन याद कर रहे हैं। यहाँ पे कहते हैं भाई भूतग्राम में प्रधान कौन होता है, ऑप्शन आएगा स्वेदज, जरायुज, अंडज और ओदभिद। तो आचार्य सुश्रुत जो है वो जरायुज को प्रधान बताते हैं। क्यों भाई, क्योंकि सबसे वेल डेवलप्ड मेमल्स, सबसे पहले तो भाई सबसे वेल डेवलप्ड कौन है, मेमल्स है। तो मेमल्स वाले किस में आ गए, जरायुज में आ गए। जरायुज मतलब प्लासिंटा से जो डेवलप हो रहे हैं। अब उसमें भी जो है मेमल्स में भी सबसे ज्यादा आगे कौन आ गया भाई, प्राइमेट्स अपन कह सकते हैं, या फिर पुरुष जो है वो सबसे ज्यादा डेवलप्ड हो गया। तो पुरुष जिसमें आएगा वही क्या होगा, प्रधान होगा, है ना। तो जरायुज वाले ही क्या होते हैं, भूतग्राम में प्रधान होते हैं। क्वेश्चन आ सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो स्वेदज, जरायुज, अंडज, ओदभिज आएगा। तो अपन कहेंगे भाई प्रधान कौन सा, तो अपन बोल देंगे भाई प्रधान जो है वो जरायुज वाला है। ठीक है, आगे आता है निग्रह हेतु। निग्रह हेतु में देख लो, निग्रह हेतु का मतलब क्या हो जाता है भाई, कोई भी जैसे डिजीज है ना, और वो डिजीज जो है वो किससे दूर होंगी, उनका निग्रह कैसे करेंगे, व्याधियों को अपन दूर किससे करेंगे। तो उसके आचार्य सुश्रुत चार जो है वो बात बताते हैं, संशोधन, संशमन, आहार और आचार से। अब यही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन आपको मिलेगा संशोधन, संशमन, आहार, विहार। विहार नहीं है, आपको आचार याद रखना है। ठीक है, तो संशोधन, संशमन, आहार और पहले तो आप ये याद रखना भाई निग्रह हेतु होते कितने हैं, तो चार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, संशोधन, संशमन, आहार और आचार होते हैं। अगला आता है प्राणी नाम पुनर्मूलम आहारो बल वर्ण ओजसा। ठीक है, तो प्राणी नाम पुनर्मूल, प्राणियों का मूल क्या है, तो अपन कहेंगे प्राणियों का मूल जो है वो आहार है, जो आपको बल वर्ण और ओज को बढ़ाने वाला होता है। ठीक है, ठीक है, तो यही बात हो गई ना। तो प्राणियों का मूल क्या हो जाएगा, प्राणों का मूल तो आहार हो जाएगा, क्योंकि वो बल वर्ण और ओज को बढ़ाने वाला है। अब कह रहा है कि जो आहार होता है वो कैसा होता है भाई, षड्रस युक्त होता है भाई। आहार में क्या हो सकते हैं भाई, छह रस है वो हो सकते हैं। तो सटसु रसे स्वायत है, तो आहार में जो है कितने रस है, छह रस हो सकते हैं। और वो रस होंगे वो आप ऐसे थोड़ी मधुर को उठा लिया आपने खा लिया, वो कोई ना कोई आप द्रव्य लोगे। आपको मधुर रस लेना, आप दूध पी रहे हो या फिर आप चीनी खा रहे हो। ठीक है, तो उस प्रकार से तो कह रहे भाई वो रस जो होगा वो क्या होगा एक प्रकार से, तो वो कहेगा वो द्रव्य आश्रय। तो रस किस पे आश्रित होता है, वो द्रव्य पे आश्रित होता है। फिर क्या कह रहा है कि द्रव्य क्या है, द्रव्य एक प्रकार से अपन कहते हैं भाई द्रव्य ही औषधि, सभी चीजों को औषधि बोलते हैं। तो द्रव्याणि पुनः है औषधि। तो द्रव्य क्या हो सकता है, उसको अपन औषध बोलेंगे। और औषध जो है वो क्या हो सकती है, दो प्रकार की हो सकती है, या तो वो एनिमल ओरिजिनेटेड हो सकती है या फिर वो प्लांट ओरिजिनेट हो जाएगा, है ना। तो ये भाई अपन आहार खाते हैं, क्या खाते हैं, या तो एनिमल ओरिजिनेट या फिर प्लांट ओरिजिनेटेड अपन ने खा लिया। तो ये जो है क्या हो गया, ये फिर से दो प्रकार का। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले अपन ने यहां पे रिक्त स्थान आ जाएगा कि प्राणिनाम पुनर्मूलम आहारो बलवर्णोदशा। दूसरा सटसु, आगे क्या आएगा, रसे स्वायत है। ठीक है, वो रस के पिता, आहार अपने रस के आहार में क्या लेते हैं, रस लेते हैं। और रस जो है वो किस में होंगे, वो किसी द्रव्य में होंगे। तो रसा पुनः यहाँ पे रिक्त स्थान आ सकता है, वो द्रव्य आश्रय। और द्रव्य पूरा है औषधि, द्रव्य क्या है, औषधि है। और औषधि जो है वो दो प्रकार की, या तो स्थावर या फिर जांगम। अब देखो थोड़ा सा अपन पीछे आते हैं, कंफ्यूजिंग पॉइंट देखो।
यहां पे अपन ने कहा भाई लोक भी जो है वो दो प्रकार का होता है। कौन सा? स्थावर भी होता है, जांगम भी हो जाएगा। तो स्थावर जांगम क्या हो सकता है? स्थावर जांगम लोक भी हो सकता है और स्थावर जांगम औषधि भी हो सकती है। तो दोनों चीजों के लिए आपको ध्यान में रखना, क्वेश्चन कैसे भी बन जाएगा, लेकिन आपको जो वो चीज याद होनी चाहिए। अब आगे आ जाओ। अब देखो एक और बात आती है, कह रहे भाई जो स्थावर है इसमें से वो पुनः चतुर्विद हो गया। देखो जांगम तो अपन ने भूतग्राम वाला देख लिया है ना, जांगम तो अपन ने भूतग्राम वाला ही है, ये रहा जांगम जो है वो चतुर्विद होते हैं, जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज, इनकी बात तो हो गई। लेकिन अपन कह रहे भाई स्थावर भी चार प्रकार का होता है। कौन कौन से? वनस्पतयो, वृक्षा, विरुद्ध और औषध। ठीक है, अब वनस्पतयो, वृक्षा, अब ये वृक्षा इंपॉर्टेंट है। वृक्षा जो है चरक का जो वानस्पत्य है, अपन चरक को कैसे याद करते हैं थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। चरक को अपन याद करते हैं वनस्पति, वानस्पत्य, वानस्पत्य, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी विरुद्ध औषध वो तो सेम ही है। ठीक है, वानस्पति, ये दो अपने को इंपॉर्टेंट है। कह रहे भाई वनस्पति, चरक कहते हैं पति फल देता है। पति क्या दे रहा है? फल दे रहा है। तो पति फल देता है तो याद करेंगे वनस्पति में सिर्फ क्या है? फल आएगा। वनस्पति में सिर्फ फल आता है, और वानस्पत्य में बड़ा हो गया ना तो ये फल और फूल दोनों होंगे। अब क्वेश्चन यहां यहीं से जो है वो जनरेट हो रहा है, कह रहा है कि भाई चरक का जो वानस्पत्य है उसके बराबर सुश्रुत का कौन सा होगा? उसके समान वनस्पत्य हो, फिर वृक्षा, विरुद्ध औषध, तो उसमें कौन सा हो जाएगा? वृक्षा जो है आचार्य सुश्रुत का वृक्षा बराबर है वानस्पत्य, मतलब वो अपुष्पा फलवंतो वनस्पत्य, जो वनस्पति है वो तो क्या हो गया? अपुष्पा, मतलब पुष्प नहीं होंगे, फल होंगे डायरेक्ट। दूसरा वृक्षा में क्या आएगा? पुष्प फलवंतो, और चरक का वानस्पत्य भी क्या था? फल और फूल दोनों, तो वानस्पत्य, तो ये वृक्षा इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ गए यहां से। ठीक है, अगला विरुद्ध। विरुद्ध में क्या है भाई? पतानवते, स्तंभनिश्च, लताएं जिसकी होती है, विरुद्ध हो गया। औषध क्या हो गया? फल पाक निष्ठा, फल पाक ना, फल पकने के बाद में खत्म हो जाता है, तो वो औषध हो गया। ठीक है, ये चार चीजें हैं, इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। अगली बात करते हैं जांगम चतुर्विधम, जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिद। इसके फिर एग्जाम्पल भी आते हैं, व्याल आदि किसमें है ना, तो अपन जानते हैं जरायुज में हो गया, है ना, सर्प वगैरह किसमें? अंडज में आ गए, है ना, कीट कृमि किसमें आ गए? स्वेदज में आ गए, उद्भिज में मेंढक आ गया, है ना, इंद्रगोप आ गया। तो ऐसी चीजें अपने को ध्यान में रखनी। इसके बाद में अगला आता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, पार्थिव द्रव्य। पार्थिव द्रव्य, पार्थिव द्रव्य में क्या कह रहा है देखो, कह रहा है कि सुवर्ण, रजत, मणि, मुक्ता, मनय शिला, मृत कपाल आदय। ठीक है, सुवर्ण, रजत, मणि, मुक्ता, मनय शिला, मृत कपाल। इंपॉर्टेंट है, पूछा था मृत कपाल जो है वो आचार्य सुश्रुत किस में लेते हैं? पार्थिव द्रव्य में। मृत कपाल किस में आता है? पार्थिव। तो ये पृथ्वी से निकल रहे हैं, तो जैसे स्वर्ण है, रजत है, मणि है, मुक्ता है, ये सब जो है वो कहां से आ रहे हैं? मनय शिला, याद रख लेना, ये सब पृथ्वी से निकले, तो ये क्या हो गए? पार्थिव द्रव्य हो। ठीक है, इसके बाद में अब बात आती है चतुर्विध वर्ग और चतुर्विध बीज, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है अपन ने, और भी बहुत कुछ आए, लिखा नहीं है, यहाँ पे लिख रखा है कि चतुर्विध वर्ग और चतुर्विध बीज। ठीक है, तो जैसे चतुर्विध वर्ग, वर्ग में क्या क्या आता है? स्थावर, पार्थिव, जांगम और कालकृत। सजा पाक याद रख लेना, सजा पाक क्या हो जाएगा? स्थावर, फिर जांगम, सजा से, पा से पार्थिव और का से कालकृत। तो इसका मतलब क्या होता है देखो, चतुर्विध वर्ग करता क्या है? सबसे पहले आपको समझनी है चीजें, रटनी नहीं है कि चतुर्विध वर्ग रट लो, है ना, कल को आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो कह रहे हैं भाई शारीरिक व्याधियों के प्रकोप प्रशमन में कारण होते हैं, मतलब प्रकोप भी करेंगे, प्रशमन भी करेंगे। क्यों भाई? प्रकोप कैसे? कह रहे भाई स्थावर है, जांगम है, ये सब इनका सेवन करते हैं तो क्या होता है भाई? अन्नपान मूला कहा ना अपन ने, शारीरिक रोगों को क्या कहा? अन्नपान मूला कहा। अनपान, अनपान में क्या ले रहे थे आप? अभी अभी अपन ने कभी आहार में क्या ले रहे हो आप? आहार में रस ले रहे हो। रस किसके अधीन? द्रव्य के अधीन। द्रव्य को क्या आप औषध बोल सकते हो? औषध कितने? दो प्रकार की, स्थावर या जांगम, जो भी आप ले रहे हो दो प्रकार के हो सकते हैं। तो स्थावर जांगम है, इनको आप खा रहे हो, और खाओगे तो फिर इससे क्या होगा भाई? आपके दो जो उनका प्रकोप हो जाएगा, दोषों का प्रकोप भी इन्हीं से होगा, अगर वो ठीक से नहीं खा रहे हो, है ना, गलत तरीके से, या फिर अपत्य का सेवन कर रहे हो। और अगर ठीक से जो दवाइयां ले रहे हो तो उनसे आपका क्या होगा? प्रशमन भी होगा। तो कहेंगे भाई चतुर्विध वर्ग होता क्या है? शारीरिक व्याधियों के प्रकोप और प्रशमन में कारण होता है, पहली बात। अब होता कौन कौन है? स्थावर होता है भाई, स्थावर औषधियां भी आप लेते हो, जांगम औषधियां भी लेते हो। ठीक है, अब आता है पार्थिव भी लेते हो, स्वर्ण भस्म ले लिया, मनयशिला, हड़ताल, इन सब का प्रयोग कर ही रहे हो, तो ये पार्थिव द्रव्य भी हो गए अपने। इसके बाद में कालकृत की बात अपन करें तो कालकृत में क्या आ गया? कालकृत में आता है कि जैसे ऋतुओं के हिसाब से,
है ना। अभी कह दिया भाई आप बाहर हवा में मत निकलना, आपको जुकाम हो गया है, तो वो भी एक प्रकार से आप क्या कर रहे हो, ट्रीटमेंट कर रहे हो रोगों का प्रकोप या फिर प्रशमन। ठंडी हवा में निकल गए तो आप बीमार हो जाओगे, प्रकोप हो गया, या फिर प्रशमन भी हो सकता है ना, आप बैठे रहोगे अंदर, ठीक है, या फिर थोड़ी देर धूप में बैठना आप, है ना, विटामिन डी की कमी है। कहने का मतलब जो ऋतुओं के हिसाब से, समय के हिसाब से, या फिर ये औषधि आपको राइट नाइट में लेनी है, जो भी आप काल से रिलेटेड, समय से रिलेटेड जो भी बात करते हो, वो सारी किस में आ जाएंगी, कालकृत में आ जाएंगी। ठीक है, तो इतनी चार चीजें सदा पाक याद रखना, स्थावर, जांगम, पार्थिव और कालकृत। चतुर्विध वर्ग जो है वो शारीरिक व्याधियों के प्रकोप और प्रशमन में कारण होता है। अगली चीज आती है चतुर्विध बीज। चतुर्विध बीज इसमें क्या है भाई, इसमें देखो पुरुष, व्याधि, औषध और क्रियाकाल, ये चार चीजें हैं। अब ये देखो चतुर्विध बीज चार हो गए, कौन कौन से, पुरुष, व्याधि, औषध और क्रियाकाल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है चतुर्विध बीज। अब इसी के ऊपर जो है वो बता रखिए क्या भाई, चिकित्सा की बात हो गई, तो कहते हैं भाई कौन सी संहिता में चिकित्सा को बीज रूप में बता दिया गया है, तो वो जो है वो सुश्रुत संहिता में बताया गया है। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कौन सी संहिता में चिकित्सा को बीज रूप में बताया भाई। आप पुरुष की चिकित्सा करोगे, व्याधि होगी उसकी आप चिकित्सा करोगे, व्याधि पुरुष में होगी, औषधि आप व्याधि के लिए दोगे, और क्रियाकाल भी वही है ना, कब कौन से दोष प्रकोप हो रहे हैं, क्या हो रहा है ना। तो ये आपको याद रखना है, पावक से याद कर लेना, PAVK ऐसे करके याद कर सकते हो। तो ये अपना जो है पहला चैप्टर अपना कंप्लीट हुआ। आज अपन इतनी बात करेंगे, कल अपन 3 चैप्टर कर लेंगे, है ना। चलिए।